हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस रिवीजन श्रृंखला में आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का कांग्रेस आंदोलन का तीसरा चरण जो कि 1919 से 1947 तक चलेगा, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें अभी तक कांग्रेस का पहला चरण जिसमें कि उदारवादियों का बोलबाला था, दूसरा चरण जिसमें इसकी जो है उग्रवादियों का बोलबाला था या जो है गरम दल के नेताओं का बोलबाला था, वो दिखाया गया, पढ़ा गया है। और अब चलिए हम देखते हैं कांग्रेस का तीसरा चरण। ठीक है। इसमें जो है गांधी जी की एंट्री होगी और गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 में हुआ। ठीक। तो 1915 में गांधी जी भारत में आ गए थे और यहाँ की परिस्थितियाँ इनके अनुकूल नहीं थीं। तो क्या हुआ कि महात्मा गांधी के जन्म के बारे में यहाँ पर दिया है कि 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। वास्तविक नाम इनका मोहनदास था, पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी पत्नी का नाम पुतलीबाई था। चलिए, ऐसे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितनी वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह हो गया था। 1888 ईस्वी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये कहाँ गए? इंग्लैंड। कब गए? 1888 में। ये सब सन याद रखिएगा। ठीक है। 1888 में इंग्लैंड जाते हैं, 4 साल की जो है बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं। 1891 में पूरी हो जाती है बैरिस्टर की डिग्री और ये इसी साल भारत लौट आएंगे। ठीक है। 88 में गए, 91 में वापस आ गए। 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने ये चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 93 में। वहीं पर ये घटना घटित होती है जो आप सुनते होंगे कि गांधी जी को ट्रेन से भगा दिया गया था या उतार दिया गया था फर्स्ट एसी की ट्रेन से। देखिए, महात्मा गांधी के जीवन में मॉरिसबर्ग कांड, तो याद रखिएगा कि मॉरिसबर्ग कांड जो है गांधी जी से जुड़ा हुआ है, यहीं पर होता है। तो जब ये डरबन से प्रोटरियो की यात्रा कर रहे थे, ये भी याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक, डरबन से प्रोटरियो की यात्रा कर रहे थे, प्रोटरिया की यात्रा कर रहे थे। तो ये रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तो एक स्टेशन पड़ता है या एक जगह पड़ती है मॉरिसबर्ग नामक। ठीक है। तो यहाँ पर इनको एक अंग्रेज क्या करता है, ज़बरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उठा देता है और बाहर फेंक देता है। ठीक। 1894 में ये नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कब? 1894 में। ठीक। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1901 में गांधी जी भारत आए थे। ठीक है। और 1902 में फिर से ये लौट गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो है एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए भारत आए और फिर से लौट गए। जैसे आप छुट्टियों में पढ़ रहे हैं बाहर, लेकिन छुट्टियों में माँ बाप से मिलने आते हो फिर लौट जाते हैं, ऐसे ही गांधी जी आए और फिर से लौट गए। 1903 में, देखिए 94 में, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना होती है। 1903 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र निकालते हैं। ये सब अच्छे से सन याद करते चलिए, कब कौन से सन में क्या किया इन्होंने। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालते हैं। ठीक है, इंडियन ओपिनियन नामक। 1904 में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स में अपना आश्रम बनाते हैं, उसका नाम रहता है फिनिक्स आश्रम। ठीक है। तो फिनिक्स आश्रम कब बनाते हैं? 1904 में। ठीक है। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालते हैं। 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह प्रदर्शन करते हैं, सत्याग्रह का दर्शन देते हैं लोगों को। और परवाना कानून उसी समय आया था दक्षिण अफ्रीका में, तो इसी के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन भी करते हैं। कब? 1906 में। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहली बार कब किया, अगर ये पूछा जाएगा तो आप अगर उसमें ये जो है दक्षिण अफ्रीका भी रहेगा तो दक्षिण अफ्रीका आप लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने भारत में तो बाद में किया है, 1917 में किया है, लेकिन सबसे पहले कब किया है? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में ही, लगभग 11 साल पहले ही दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे सत्याग्रह। ठीक है। इन्होंने सत्याग्रह दर्शन में सत्य और अहिंसा दोनों को जोड़ा। सत्य और अहिंसा दोनों इनके सत्याग्रह में शामिल थे। 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए। कब गए? 1908 में। 1909 में गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में इन्होंने क्या लिखा? हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक जो कि गुजराती भाषा में थी, लिखी। कब लिखी? 1909 में। ठीक। एक पत्र निकाल चुके हैं, कौन सा? इंडियन ओपिनियन, 1903 में। फिर 1909 में दूसरा पुस्तक लिख रहे हैं हिंद स्वराज नामक। ठीक है, 1909 में। सब सन याद करते चलिए। ओके। भाषा गुजराती भाषा में लिखा था। 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म, ठीक है, जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की।
इस ज़मीन को किसने दिया था? तो जर्मनी के केलनबेक ने इस ज़मीन को इनको दिया था। गांधी जी को जो है जोहान्सबर्ग में एक ज़मीन का टुकड़ा दिया, किसने? केलनबेक ने। ये कहाँ के थे? जर्मनी के। इन्होंने ज़मीन दिया और 1910 में गांधी जी जो है टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय में इंग्लैंड गए। ओके, इंग्लैंड जाते हैं 1914 में, और लंदन में रहने वाले भारतीयों को सम्मिलित कर एक एम्बुलेंस कोर का गठन करते हैं। तो एम्बुलेंस कोर का गठन किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था, जिसका कार्य था युद्ध भूमि में घायल ब्रिटिश सैनिकों को ढोकर अस्पताल तक ले जाना। चाहे उनको ढोने में अपनी ही जान क्यों ना निकल जाए, लेकिन उनको ढो और ब्रिटिशों की मदद करो। ये ऐसा काम किया गांधी जी ने। कहाँ पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की सरकार उनसे खुश हुई, तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को 1915 में इस कार्य के लिए कैसर ए हिंद की उपाधि दी। ठीक है, गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि कब मिल जाती है? 1915 में। ठीक, अंग्रेज सरकार खुश होकर गांधी जी को देती है। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना कब कर रहे हैं? 1915 में। तो 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य था भारतीयों को सत्याग्रह दर्शन से परिचित कराना। अब ये भारतीयों को भी सत्याग्रह दर्शन से परिचित कराएंगे। ओके, 1909 में कुछ गांधी जी की पुस्तकें हैं, इनको जो है क्रम से याद कर लीजिए। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, गुजराती भाषा में। भाषा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गुजराती भाषा में हिंद स्वराज लिख रहे हैं 1909 में। ठीक, 1919 में नवजीवन, एक जो कि दैनिक पत्रिका थी, नवजीवन। ओके, रोज सुबह उठिए तो नया जीवन जी लीजिए, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा याद करने का ट्रिक रखिए कि ये पत्रिका थी, ये पुस्तक नहीं थी उनकी। तो दैनिक पत्र था इनका। ठीक है, गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। 1919 में यंग इंडिया नामक पत्रिका, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी, ये गांधी जी ने निकाला और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, यंग इंडिया। 1925 में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये जो है पुस्तक लिखी, आत्मकथा थी गांधी जी की, अंग्रेजी भाषा में लिखी। 1933 ईस्वी में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र निकाला और ये अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में थी। ओके, महात्मा गांधी से संबंधित विशिष्ट तथ्य। गांधी जी ने अपना सार्वजनिक भाषण सबसे पहले 1889 में, कब? 1889 में लंदन में निरामिषहारियों की एक सभा में दिया था। ठीक है, कहाँ पर दिया था? लंदन में दिया था। 1899 में गांधी जी ने बोअर के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। गांधी जी ने, तो बोअर का युद्ध जो है गांधी जी से रिलेटेड है और इन्होंने अंग्रेजों की इसमें सहायता की थी। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो किसने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी? गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस लगा के मत आइएगा, क्योंकि वहाँ सुभाष चंद्र बोस पहले ही नंबर पर मिलेंगे। ठीक है, गांधी जी ने 1920 में अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। गांधी जी ने 1920 में कैसर ए हिंद की उपाधि, जो कि 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दिया था, तो कैसर ए हिंद की उपाधि 5 साल में ही वापस कर देते हैं। उन्होंने 1925 में अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ की स्थापना की। कब? 1925 में। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। कब? 1934 में। 1932 में इन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की एवं 1933 में साबरमती आश्रम को हरिजन संघ को दान दे दिया। ओके, 1932 में हरिजन संघ की स्थापना करते हैं और 1933 में साबरमती आश्रम जो था, ठीक है, जो कि 1915 में गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर बनाया था, उसको हरिजन संघ को दान दे दिया। हरिजन संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। एवं बापू किसने कहा था? तो बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो बापू जवाहरलाल नेहरू इसलिए कह रहे थे क्योंकि भाई वो दत्तक पुत्र माने जाते हैं गांधी जी के, और बाद में जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने अपनी, जो कि सबसे बड़े नेता के रूप में गांधी जी थे, भारत में लीड कर रहे थे भारत को, तो उन्होंने जिसको चाहा और प्रधानमंत्री भी बनाया नेहरू जी को, तो बापू कहने का पूरा फल उनको मिला। ठीक है, नेहरू जी को, और राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन क्या था? तो सबसे प्रिय भजन था वैष्णव जन को तूने कहिए, वैष्णव जन को तू तैनू कहिए। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? तो कवि नरसिंह मेहता ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? ये गुजराती कवि थे नरसिंह मेहता, तो उन्होंने ही की थी इसकी रचना।
महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, लेकिन इनके 5वें पुत्र के रूप में जमना लाल बजाज जो है एक गुजराती व्यवसायी थे, वो प्रसिद्ध है। लेकिन ये जो 4 पुत्र थे ये गांधी जी के बायोलॉजिकल पुत्र थे, लेकिन ये जो है 5वें पुत्र इनके केवल ऐसे ही कि गांधी जी के पुत्र हैं, ये भी इनको मतलब ऐसे सम्मान के रूप में गांधी जी इनको इतना पुत्र के अपने बेटे के बराबर मानते थे, तो इसीलिए इनको 5वां पुत्र कहा जाता था, जमना लाल बजाज को। ठीक है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में अर्थात प्रार्थना सभा में जाते हुए शाम को नाथूराम गोडसे ने कर दी। ठीक है। गांधी जी का अंतिम संस्कार जहाँ पर हुआ उस जगह का नाम है राजघाट। ओके, समाधि स्थल गांधी जी की है राजघाट। गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी कुछ प्रयोग किए भारत में, उनको देखें तो चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया, जो कि 1917 में बिहार में हुआ। ठीक है। क्यों हुआ था? यहाँ पर 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों से किसान को से जो है यह करार कर लिया था कि वह अपनी भूमि में 3/20 हिस्से पर नील की खेती करेंगे। ठीक है। मतलब 1 बीघा में होता है कितना? अगर आपके पास 1 बीघा ज़मीन है तो आप 3 बिस्वा ज़मीन पर क्या करेंगे? कहीं कहीं बिस्वा कहा जाता है, कहीं कहीं लट्ठा कहा जाता है। तो ये 3 लट्ठा या 3 बिस्वा ज़मीन पर क्या करेंगे आप? नील की खेती करेंगे। ठीक है। और बाकी 17 बिस्वे में आपको जो करना है कीजिए। तो इसी को 3 कठिया पद्धति कहा जाता था, 3 कठिया पद्धति। ठीक। तो 3 बिस्वा में आपको ज़मीन किसकी खेती करनी है? नील की खेती। ओके, हर बीघे के 3 बिस्वा में। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में रासायनिक रंगों का प्रयोग होने लगा, तो जो है यहाँ पर खेती का जो है जो नील की खेती होती थी उसका बहुत बेकार मूल्य मिलने लगा। तो चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक अपने कारखाने बंद करने के लिए बाध्य हुए और किसान भी नील की खेती से मुक्ति चाहते थे। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने यह प्रयासों के द्वारा गांधी जी को चंपारण बुलाया। किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी चंपारण पहुंचे और कमिश्नर ने तुरंत चले जाने पर कहा, लेकिन गांधी जी वहाँ से आए नहीं। अंततः उन्हें चंपारण गांव में जाने की छूट दी गई। यहाँ पर गांधी जी के सहयोगी महादेव देसाई, JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर और मजहरुल हक जैसे लोग यहाँ पर गांधी जी को मिले। गांधी जी आयोग को ये समझाने में पूर्णतः सफल रहे कि 3 कठिया प्रणाली समाप्त होनी चाहिए और जो धन अवैध रूप से वसूला गया है उसके लिए किसानों को हर्जाना दिया जाना चाहिए। अंग्रेज नीलहों ने 25% वापस करने के लिए राजी हो गए। जो अंग्रेज व्यापारी थे नील के, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने जितना धन वसूला है किसानों से उसका 25% हम उनको वापस करेंगे और ज़्यादा वापस नहीं करेंगे। गांधी जी ने इसे अपनी जीत स्वीकार किया और उनको भी समझाया किसानों को कि ठीक है, जो मिल रहा है ले लो और जो है विवाद करने से फ़ायदा नहीं है। तो जो नील किसान थे उन्होंने 25% अपना वापस ले लिया, जो कि उन लोगों ने किसानों से लिया था, और उसके बाद में ये विवाद यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब दूसरा विवाद आता है अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। ये होता है 1918 में। चंपारण के बाद गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समर्थन में आंदोलन किया। यहाँ का विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। जो प्लेग उस समय फैला हुआ था उसका बोनस मिलना था, बोनस नहीं मिल रहा था, तो उसी को लेकर विवाद हो गया था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, जो बोनस मिल रहा था। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। ये घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। जब गांधी जी अनशन पर बैठ गए तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला किया। ठीक है, मिल मालिकों ने जो है न्यायाधिकरण को यह फैसला सौंप दिया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया, जो गांधी जी ने मांग की थी। तो 35% फैसला कहा कि 35% बोनस दीजिए, जितना मतलब 100 रुपया मिल रहा था अभी, तो उसका 35 रुपया आप दीजिए, 100 मत दीजिए, लेकिन दीजिए, बोनस बंद मत कीजिए। तो यहाँ पर भी गांधी जी सत्याग्रह में सफल हुए और जो है समझौता मिल मजदूरों के बीच और मालिकों के बीच करवा दिया। अगला सत्याग्रह ये करेंगे खेड़ा आंदोलन 1918 में, उसी साल। ठीक है, तो ये किस लिए था? तो ये लगान वसूल के लिए था। ठीक है, तो किस लिए? किसानों से जो अंग्रेजी सरकार थी वो फसल नष्ट हो जाने के बावजूद लगान वसूल कर रही थी। गांधी जी को जब यह खबर प्राप्त हुई तो उन्होंने तब वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन थे उस समय? विट्ठल भाई पटेल। तो उनके साथ यहाँ पहुँचे और इस मामले की जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी ने किसानों से लगान न देने के लिए कहा।
महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हैं, उनको देख लीजिए। महात्मा गांधी भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था 1917 में चंपारण में, ठीक है। पहला जन भाषण कब दिया? 1917 में। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी डरबन से प्रोट्रियो जा रहे थे, पीटर मारित्सबर्ग में रेलवे स्टेशन पर उनको जो है फेंक दिया गया था। ये जो है पुरानी घटना हम लोग पढ़ चुके हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और इन्होंने गांधी जी को आदेश दिया था कि भारत में वो प्रथम वर्ष खुले कान और मुंह बंद कर व्यतीत करें। कान को, आँख को खुला रखें और मुंह बंद करके, मतलब बोलना नहीं है, फालतू का झगड़ना उलझना नहीं है किसी से। और पूरे भारत में भ्रमण करने का जो है सलाह किसने दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था गांधी जी को। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1903 में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म की स्थापना किया था गांधी जी ने, ठीक है। यहीं पर इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया गांधी जी। रस्किन की पुस्तक, रस्किन बॉन्ड एक थे लेखक, उनकी पुस्तक ऑन अनटू दिस लास्ट से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। अब आएगा रॉलेट सत्याग्रह 1919, ओके। 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जो कि भारत के क्रांतिकारियों के आंदोलनों से कैसे निपटना है अंग्रेजों को, उसके बारे में विचार करना था। इस कमेटी का काम था। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाई गई। तो इन्होंने जो है एक अपना कुछ विचार प्रस्तुत किया और उस विचार को 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट के रूप में स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। इसमें जो है कहा गया था कि क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सरकार बिना पूछताछ के, बिना वारंट के, बिना किसी आंदोलन के जाके जिसको जब चाहे उठा सकती है। उनका कोई सुनवाई नहीं होगा, वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, केस नहीं कर सकते हैं कि हमको या हमारे परिवार को फालतू का उठा लिया गया है, और उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। और जब चाहे तब जो है पुलिस उनको उठा सकती थी। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खराब कानून ये जो है रॉलेट एक्ट में पास करवा दिया गया। इस एक्ट से गांधी जी अत्यंत आघात पहुंचा गांधी जी को, और उन्होंने अंग्रेजी सरकार का विरोध करने का ठान लिया। सत्याग्रह आंदोलन की तिथि 6 अप्रैल 1919 को निर्धारित की गई कि 6 अप्रैल 1919 को जो है सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा। 10 अप्रैल को पंजाब सरकार के 2 प्रमुख नेता जो कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लेती है अंग्रेजी सरकार, ठीक है। इसके खिलाफ में टाउन हॉल और पोस्ट ऑफिस पर हमले किए गए। किसने किए? भारत के आंदोलनकारियों ने किए। प्रशासन ने सेना बुला ली और जो है उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? डायर को, जनरल डायर को जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई कि आप इन आंदोलनकारियों को हैंडल कीजिए। जनरल डायर ने जनसभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब जनसभाएं आंदोलन करने पर जब प्रतिबंध लगा दिया आंदोलनकारियों के, तो क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 10 अप्रैल को जो है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो जब ये खबर फैली तो अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को संध्या को 5 बजे लगभग जलियांवाला बाग में विशाल सभा इसी के खिलाफ जो है बुलाई गई। डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर जो है ये आता है और फौज को आदेश देता है कि इस भीड़ पर गोली चलाई जाए। इस हत्याकांड में जो है इस घटना में 1500 लगभग भारतीय मारे गए। वैसे इस सरकारी आंकड़े के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 थी, लेकिन जो मारे गए थे एक्चुअल लोग 1500 थे लगभग, और उनको 379 लोग बताया गया जो कि सरकारी फाइल में बताया गया। और घायलों की संख्या 1200 बताई गई, लेकिन घायलों की संख्या भी हज़ारों में थी, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी। शंकरन नायर ने वायसराय की परिषद में जो शामिल थे, तो शंकरन नारायण ने क्या किया? वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। कौन था? माइकल ओ डायर था, जिसकी हत्या 1940 में कौन करते हैं? उधम सिंह लंदन में जाकर करते हैं, ओके। हंसराज नामक व्यक्ति ने ये सभा बुलवाई थी जो
अमृतसर शहर में जो है जलियांवाला बाग कांड में जो सभा बुलाई गई थी, इसको किसने बुलवाया था? हंसराज नामक एक व्यक्ति ने सभा बुलवाई थी। यह सरकारी गवाह और बाद में यही जो है सरकारी गवाह बन गया और अपनी बातों से पलट गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी 1919 में जो है किसकी अध्यक्षता में? जी.सी. हंटर की अध्यक्षता में स्थापित की। ठीक है, कब? 1919 में। ओके, इसी आधार पर जनरल डायर की सेना को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया हंटर कमेटी ने। और हंटर कमेटी ने कुछ ज़्यादा अच्छा काम भी नहीं किया। इसने जो है जनरल डायर की बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं बताई थी। ठीक है, इन्होंने अपनी गलतियाँ स्वीकार नहीं की। चलिए, इसको हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। हम छोटे छोटे क्लासों में बुलेटिन के रूप में आपको पूरा ये जो है अब 3-4 क्लास और लगेंगे, 2-3 क्लास जिसमें 5-5 10 मिनट की होंगी और उसको पूरा हम आधुनिक भारत ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए।